ओके। प्रथमतः तमाम महापुरुषों को जिन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें नतमस्तक अभिवादन करके हम आज का ये टॉपिक चालू करेंगे। सहकारियों, कॉपरेशन इज अनदर नेम फॉर अम्बेडकरिज्म। कॉपरेशन ये कॉपरेशन ही अम्बेडकरवाद है, या अम्बेडकरवाद का दूसरा नाम कॉपरेशन सहकारिता है। तो ऐसा क्यों है? ये एक सेंटेंस का अगर हम एलाबरेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक आज और कल हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा यस, कॉपरेशन इज अनदर नेम फॉर अम्बेडकरिज्म। Why are we capable, non-competent to digest cooperation and cooperative skills? Why are we यानी कि बहुजन समाज आज भी 21st सेंचुरी में भी नॉन कॉम्पिटेंट, सक्षम क्यों नहीं है टू डाइजेस्ट कॉपरेशन एंड कॉपरेशन स्किल्स? सहकारिता और सहकारिता का ये जो कौशल्य है, कुशलता जो है, वो अपनाने में हम अभी भी आज भी सक्षम क्यों नहीं है? हमारे अंदर सहकारिता का अभाव क्यों है? अगर ये हम सोचते हैं तो ये हमें बहुत सारे रीजंस आएंगे और उसका फाइनल रूट कॉज जो है दैट इज द इनर्शिया ऑफ कास्ट, जाति का जड़त्व। वो कैसे, उसका चर्चा आज हम करेंगे। इसके सब टॉपिक्स: द बर्थ ऑफ मॉडर्न कास्ट, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, बी inertia of caste kill the spirit of cooperation among us, that is Bahujan Samaj, and third, C, lack of scope for common purpose and hence common possession in the current structure of society, today's society. तो we'll see one by one, एक के बाद एक हम ये तीन सब टॉपिक देखते हैं। द बर्थ ऑफ मॉडर्न कास्ट, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। सहकारियों, ये व्हाट इज द मॉडर्न कास्ट? हमने फर्स्ट चैप्टर में व्हाट इज कास्ट, हु क्रिएटेड, व्हाट इज द पर्पस, हु कैन एनालाइज एंड हाउ इट कैन बी एनालाइटेड द कास्ट। नाउ द नेचर ऑफ कास्ट, जो कास्ट का स्वरूप है, डे बाय डे चेंज होता है टू द करंट सिचुएशन। मनुवादी इसको हैंडल करते हैं, तो दैट इज मॉडर्न कास्ट। दो बुक का यहाँ गौर करना चाहूंगा। फर्स्ट बुक है द कास्ट, द लाइज दैट डिवाइड अस। कास्ट, द लाइज दैट डिवाइड अस। कास्ट ऐसी है, एक झूठापन है, दैट इज लाइज, ये झूठी है। एंड व्हाट इट, हाउ इट प्ले द रोल इन आवर लाइफ, इट डिवाइड्स अस। ये हमें बिखराती है, फैलाती है, स्प्रेडिंग पॉलिसी है, स्प्रेड करती है। इस टाइटल का एक बुक है जिनके ऑथर है इसाबेल विल्करसन। इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है, इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है, इसाबेल विल्करसन। और इन्होंने ये बुक अपने माता पिताओं को जो विक्टिम्स ऑफ कास्ट सिस्टम रहे हैं उनको ये बुक अर्पण किया है। उसमें ये पहला ही स्टेटमेंट है, द हायरार्की ऑफ कास्ट इज नॉट अबाउट फीलिंग और मॉरलिटी, इट इज अबाउट पावर विच ग्रुप्स हैव इट and which do not। यानी कि ये जो हायरार्की, ये जो कास्ट है, जन्म के ऊपर नीचे, जो ऊपर हायरार्की सिस्टम, यानी कि जन्म के ऊपर डिपेंड्स अपॉन बर्थ, हायर क्लास और लोअर क्लास डिफाइन करने वाली सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं हायरार्की सिस्टम ऑफ कास्ट, इज नॉट अबाउट फीलिंग और मॉरलिटी। ये नैतिकता या भावना के ऊपर इसे इलाबरेट करने वाली ये सिस्टम नहीं है, बल्कि इट रिलेट्स टू द पावर। एक ग्रुप के पास है या और दूसरे ग्रुप के पास पावर नहीं है। जिसके पास पावर है वो जिसके पास पावर नहीं है उनका शोषण करती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है, और ऐसी सिस्टम है हायरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम। तो सहकारियों, ये हमें, और दूसरा एक बुक है इंटीग्रेशन बाय कोऑपरेशन, और राइटर है एरिक डेथ। तो सहकारियों, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। कास्ट, द लाइज दैट डिवाइड अस। कास्ट ऐसी एक चीज है जो झूठी है, जो हमें स्प्रेड करती है,
आइसोलेट करती है, एक दूसरे से अलग अलग करती है। और दूसरा एक बुक है इंटीग्रेशन बाय कोऑपरेशन, एकता सॉलिडरिटी कोऑपरेशन के कारण आती है, ऐसा टाइटल का एक बुक है, जिनके लेखक है, राइटर है एरिक डेथ। अगर ये दो बुक के ऊपर हम देखते हैं तो इससे पता चलता है व्हाई वी आर सेइंग, हम हमेशा कहते हैं कास्ट का अपोजिट वर्ड क्या है, विरोधी शब्द क्या है, वो है कोऑपरेशन, सहकारिता, जाति वर्सेस सहकारिता। इसका कारण ये दो बुक से हम इलेबोरेट कर सकते हैं। अगर इस नजर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा 100% द वर्ड कोऑपरेशन इज अपोजिट ऑफ द कास्ट। और सहकारियों, महान अशोका के समय बृहद्रथ की जब हत्या हुई बिफोर क्राइस्ट एट अबाउट 180 to 175 के आसपास, जब उनकी हत्या हुई बृहद्रथ की, पुष्यमित्र सिंह इन्होंने हत्या की कपट से, और तब जाके ये मनुस्मृति द्वारा ये जाति व्यवस्था ज्यादा रिजिड मजबूत बनाई गई। और मजबूत कैसे बनाई गई, तो सहकारिता समाज के अंदर जो थी, वो सहकारिता को कम डे बाय डे, टाइम टू टाइम कम कम नष्ट किया गया। और जैसे जैसे वो सहकारिता कोऑपरेशन नष्ट होते गया समाज के अंदर का, वैसे वैसे जाति मजबूत होते गई। तो अगर हमें जाति को नष्ट करना है, एनालाइज करना है, तो बहुजन समाज के अंदर ये सहकारिता और सहकारिता के मूल्य और तत्व को बीज का ओर बोलना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये जो कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी है या कल्चर ऑफ कास्ट है, उससे हमारा समाज हम बाहर निकाल सकते हैं सहकारियों। और ये कोऑपरेशन यील्ड्स ट्रस्ट, कोऑपरेशन यील्ड्स ट्रस्ट। हम आज बिखरे क्यों हैं, बिखरे हुए पोजीशन में क्यों हैं, स्थिति में क्यों हैं? क्योंकि एक जाति दूसरे जाति के ऊपर भरोसा नहीं करती है, या अगर दूसरे सेंटेंस में हम अगर कहेंगे तो एक जाति दूसरे जाति के अंदर भरोसा निर्माण करने में कामयाब नहीं हुई है। इसका रीजन है कोऑपरेशन न होने का, इसका रीजन है सहकारिता के मूल्य हमारे अंदर नहीं है, सहकारिता के तत्व हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए हमारे समाज की ये स्थिति आज है, सहकारिता का अभाव होना। ये हमारा बहुत बड़ा बड़ी समस्या है, और उसका रीजन हम देखेंगे, इसे इलैबोरेट करेंगे और भी इसकी चर्चा करेंगे सहकारियों। अभी हमने देखा है कास्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोऑपरेशन, और कोऑपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कास्ट, बोथ वे। एक दोनों दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम होता है। इसी तरह से सहकारियों, आफ्टर महान अशोका द ग्रेट, कास्ट को कैसे मजबूत किया गया, तो सहकारिता को जो नष्ट करने, कम कम करके पूरी तरह से नष्ट किया गया, और उसी प्रमाण में, उसी क्वांटिटी में कास्ट बढ़ती गई, रिजिड होती गई। और आज हम देखते हैं कि कास्ट इतनी रिजिड है कि हम उससे दूर, हम जीते भी कास्ट में है और मरते भी कास्ट में है। इतनी कास्ट हमारे मेंटल में, माइंड में एक फिक्स हो गई है, जिसे निकलना बहुत हम असंभव, लगभग असंभव है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर कोऑपरेशन का अभाव, सहकारिता का अभाव है। स्टुपिडिटी, कास्ट इज नथिंग बट द कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। तो व्हाट इज स्टुपिडिटी? तो इसे हम ऐसा डिफाइन करते हैं, इट इज लैकिंग इन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, ड्राइविंग, थ्राइविंग इन अ गिवन सिचुएशन। 5 शब्द है सहकारियों। हम किसमें कम पड़े हैं? पूरी तरह से कम नहीं है, हम पूरी तरह से सक्षम भी नहीं है, बिटवीन की स्टेट है, और वो है लैक इन लर्निंग। हम लर्निंग में कम पड़े हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग में हमारा परसेप्शन कम है, हमारी समझ कम है, थिंकिंग, विचार करने में कम पड़े हैं, इसलिए हमें रास्ता मिलता नहीं है। डिजाइनिंग अ वे फॉरवर्ड हम कर नहीं पाते हैं, बिकॉज वी आर लैगिंग बिहाइंड इन थिंकिंग प्रोसेस। हम ड्राइविंग, हमारी हम ड्राइव करने में भी, आगे जाने में भी कम पड़े हैं। और थ्राइविंग, इसीलिए पूरी तरह से जो एक थ्राइव होता है, बरबराहट होती है, उसे पाने में हम कम पड़े हैं सहकारियों। और इसी का नाम स्टुपिडिटी, लैकिंग ऑल इन दिस प्रोसेसेस, दैट इज नथिंग बट द
स्टुपिडिटी, और ये कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, और इसका रीजन क्या है? इनर्शी ऑफ कास्ट। ये स्टुपिडिटी का मतलब क्या है? इनर्शी ऑफ कास्ट। तो सहकारियों, एंड वी मीन्स बहुजन समाज, विक्टिम्स ऑफ कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। हमारा बहुजन समाज ये कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी का, स्टुपिडिटी यानी कि मूर्खता, ये मूर्खता का हम भक्ष बन गए हैं, और ये भक्ष बाहर निकलना है तो हमें इससे एस्केप करना पड़ेगा। हमें वी शुड एस्केप अस, बहुजन समाज, फ्रॉम द कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। अगर हमने देखा है थिंकिंग में, थिंकिंग इज इक्वल टू सर्च, एस्केप प्लस सर्च। अगर एस्केप होते हैं तो हमें बेटरमेंट की तरफ, एक अच्छी सोसाइटी की तरफ, जो कास्टलेस, जो क्रिएटिव कल्चर होगा, उस सोसाइटी के सर्च में हमें जाना पड़ेगा। एंड वो सर्च करते करते उधर जाने के लिए हमें डिजाइनिंग वे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो सहकारियों, वी हैव टू एस्केप फ्रॉम कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी एंड सर्च फॉर कास्टलेस क्रिएटिव कल्चर। जो फुले अम्बेडकर राइट मूवमेंट का जो कल्चर है, उस कल्चर से हमें वो कास्टलेस सोसाइटी बनानी पड़ेगी। सहकारियों, एक एकेडमिया लेटर्स करके एक जर्नल है, पब्लिश होता है, इट इज मंथली मैगजीन है, जून 2021 का ये आर्टिकल था। उसमें ये जो राइटर है एम्स लीची, एक इमेरिटस प्रोफेसर है, इन्होंने लिखा है, एंड द हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट, कास्ट का व्हाट इज हिस्ट्री एंड प्रेजेंट, एंड उसके ऊपर ये आर्टिकल है। उसमें से एक सेंटेंस लिखा है, स्टेटमेंट लिया है, कास्ट इज नो सेंस डिसअपियरिंग। कास्ट का कोई भी लक्षण नहीं कि वो डिसअपियर हो सकता है। इंडीड, ये सही है। प्रेजेंट वेव ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज इन इंडिया with privatization of enterprises and education and strengthened the importance of caste ties as selection of posts and educational institutions is less based on merit through examinations and increasingly on social contacts as also on corruption। सहकारियों, इसका अर्थ यह है कि ये जो कास्ट डिसअपियर, आज हम अगर कास्ट की हिस्ट्री देखते हैं 2300 साल 2200 साल के आसपास से कास्ट कल्चर से हम एक मानसिक गुलामगिरी की तरह जीते हैं, और आज भी वही हाल है। और कोई भी एक आधा सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है जाति जाने का, अनलाइट होने का, डिसअपियर होने का। और ये राइटर यहाँ बताते हैं ये, और इससे ये जो मनुवादी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इससे ये जाति और मजबूत होने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे वो देते हैं, एकेडमी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग हायर कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में जो रिक्रूटमेंट होता है प्रोफेसर्स का, उसमें वो मेरिट के ऊपर तो नहीं होता है, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सोशल कॉन्टैक्ट्स और द हायरार्की कास्ट सिस्टम, उसके ऊपर ज्यादा गौर किया जाता है। और वो रिक्रूटमेंट, और इसीलिए हम देखते हैं कि 2015 तक आईआईटीज जो थे इंडिया में, उसमें कोई भी ओबीसी नहीं था, एक भी ओबीसी से प्रोफेसर। इसका ज्वलंत उदाहरण हमने सामने रख सकते हैं सहकारियों। इनर्शी ऑफ कास्ट किल द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग बहुजन समाज। ये सहकारिता का अभाव क्यों निर्माण हुआ बहुजन समाज में? जिसके सहकारिता का अभाव, क्योंकि ये जाति, इनर्शी ऑफ कास्ट, जाति का जड़त्व, ये जाति के जड़त्व से बाहर बहुजन समाज आने की कोशिश करता ही नहीं है, उसके अंदर ही जीता है और उसके अंदर ही मरता है। तो सहकारियों, हमें ये जाति के जड़त्व से बहुजन समाज को फ्री करना है, उसे बाहर निकालना है। द आइडिया ऑफ कॉपरेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द नोशन ऑफ कास्ट। जाति, ये जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी जो है, उसमें कॉपरेशन किधर भी हमें देखने के लिए मिलता नहीं है, या कॉपरेशन, सहकारिता का अनुभव हमें कहीं भी मिलेगा नहीं है सहकारियों। डिवीजन ऑफ बहुजन समाज इनटू डिफरेंट कास्ट एंड सब कास्ट टू डिस्ट्रॉय द कॉपरेशन अमंग देम टू मेक कास्ट स्ट्रॉन्ग। इसी का जन्म ही ऐसा हुआ है, जाति का जन्म, और उसे भक्कम मजबूत करने के लिए सहकारिता का नष्ट किया गया है। सहकारिता को जब तक सहकारिता हमारे अंदर क्रिएट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, तब तक जाति को हम कमकुवत नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएंगे सहकारियों। अगर हम ये पिक्चर अच्छे से देखते हैं,
ये सर्कल के अंदर सर्कल हमें दिखता है। अगर ये कास्ट है, एक के बाद एक, जो केलन में 5, जो मीन्स रविदास जी का ये कथन है, मीन्स केलन में 5 जात में जात, वो जो कथन है ये इस तरह का है, जब कास्ट एक के बाद एक कास्ट उलझती है, निकलती है एक के बाद एक, और वहां किधर भी किसी भी कास्ट में, किसी भी उपजाति में हमें कॉपरेशन ढूंढकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपरेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द नोशन ऑफ कास्ट। ये एक धारणा जो है जाति की, उस धारणा में ये कॉपरेशन, सहकारिता का मूल्य या तत्व कहीं भी हमें नजर नहीं आता है। इट इज कंप्लीटली एब्सेंट। इससे उल्टा अगर हमें लाना पड़ेगा कॉपरेशन, अगर कॉपरेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, जब हमारे बहुजन समाज में हम कॉपरेशन इनकलकेट करने में कामयाब होते हैं, तो ये जाति डे बाय डे, टाइम टू टाइम, समय समय से कम होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय, वन स्टेज विल कम, एक समय ऐसा आएगा कि जाति देखने के लिए भी रहेगी नहीं। एंड इसीलिए हम बोलते हैं कास्ट मींस कॉपरेशन इज द बिगेस्ट टूल फॉर annihilation of caste or for social transformation movement. It is a major tool for social transformation movement. और सहकारियों, इसीलिए हम कहते हैं cooperation is another name for Ambedkarism. Ambedkarite movement, what is the center point to annihilate the caste? जाति को पूरा नाश करना, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और कास्टलेस आइडियल सोसाइटी बनाना, अगर ये कॉपरेशन, इट कैन बी यूज एज अ टूल फॉर दैट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट और टू एनालाइज द कास्ट। इसीलिए अगर कॉपरेशन हमारे बहुजन समाज में बढ़ते बढ़ते जाएगा, इन दैट नोशन ऑफ कॉपरेशन वी कैन से देयर विल बी नो एनी टाइप ऑफ कास्ट और सब कास्ट। सहकारियों, हम इस स्थिति में क्यों है, हमारे अंदर कॉपरेट सहकारिता का अभाव क्यों है? क्योंकि हम ये कोऑपरेटिव वैल्यूज जो है, कोऑपरेट सहकारिता के जो मूल्य है, उसे अपनाने में, हमारे अंदर इनकलकेट करने में, इंप्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए। कौन से सहकारिता के मूल्य है? सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इक्विटी, सॉलिडरिटी, और उसके साथ साथ इथिकल वैल्यूज, ऑनेस्टी मींस ईमानदारी, ओपननेस, खुलापन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व, और केयरिंग फॉर अदर्स। ये इथिकल वैल्यूज हमारे अंदर नहीं है। इसके कारण बहुजन समाज में, हमारे अंदर जाति, सब उपजातियों में ये सहकारिता अभी तक निर्माण नहीं हुई है, उसका अभाव हमें दिखता है। और ये अभाव, अगर हम हर एक महापुरुषों को देखते हैं, उन्होंने ये अभाव पहले देखा, समाज की बीमारी जानने की कोशिश की, और बीमारी जानने के बाद उसके ऊपर इलाज कर उसे कामयाब बनाया। तो सहकारियों, महात्मा फुले जी का जो बीते बिना मती गई, मत बिना गति गई, ये जो है वो अभाव दिखलाता है। और हमें भी हमारी नजर, हमारा विजन इसी तरह हमें बनाना पड़ेगा। समाज की बीमारी फाइंड आउट करने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो हमारे अंदर निर्माण करना पड़ेगा। दैट शुड बी वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। तभी हम जाके समाज में काम कर सकते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काम करने के लिए लायक बन सकते हैं सहकारियों। और ये मूल्यों का इम्प्लीमेंटेशन हमें करना जरूरी होगा। अनेबल, अगेन हम व्हाई अनेबल टू अडॉप्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। सहकारिता के जो तत्व है, ये सहकारिता के तत्व मूल्यों से जन्म लेते हैं। सहकारिता के जो तत्व है वो मूल्यों से इमर्ज होते हैं, उससे क्रिएट होते हैं। वो तत्व 7 तत्व है। ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप, वॉलंटरीली समाज में आने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, हमें फोर्सफुली लाना पड़ता है, ये फैक्ट है। ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप होनी चाहिए। हर एक को लगना चाहिए कि मैं समाज का कुछ ऋणी हूं, समाज के लिए कुछ मुझे देना है, मैं कुछ देना लगता है। उत्तरदायित्व की भावना निर्माण होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, लोकतांत्रिकता से कंट्रोल, नियंत्रण होना जरूरी है। मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस,
एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, जैसा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम कल अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव अमंग कोऑपरेटिव्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जिसका कॉमन उद्देश्य, समान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, वो एक साथ आके अपना स्वायत्तता रख के, इंडिपेंडेंट रख के काम कर सकते हैं। और कंसर्न फॉर कम्युनिटी, जो भी हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा कुछ प्लान है, उस प्लान में देयर शुड बी कंसर्न फॉर कम्युनिटी होना चाहिए। ये इन चीजों का अभाव हमारे बहुजन समाज में, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, इसीलिए हमारे अंदर ये एबिलिटी टू कोऑपरेट डेवलप नहीं होता है, एबिलिटी टू कोऑपरेट डेवलप नहीं होता है। सहकारियों, इसी के साथ साथ हम पीछे है, कम है किसमें? ऑनेस्टी में। ये हम प्रामाणिकता हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रामाणिकता होती तो आज का पिक्चर, 21st सेंचुरी का पिक्चर अलग होता। इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग से सोचते नहीं है, हमारा खुद का रास्ता, प्रॉब्लम्स क्या है खुद नहीं सोचते हैं, दूसरे लोग हमें कंट्रोल करते हैं, वो है इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंसी। हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। डिसइंटरेस्टेड, सेल्फिश जो भावना है हमारे अंदर से जल्दी जाती नहीं है। कभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं, ये फैक्ट है, वास्तव है, हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल सकता है, ये भावना जब तक हमारे अंदर से जाती नहीं है, तब तक हम समाज के लिए कुछ करने के लिए लायक भी नहीं हो सकते हैं। ये भावना हमारे अंदर लानी पड़ेगी, निर्माण करनी पड़ेगी। और ट्रस्ट हमारे अंदर नहीं है, जो कोऑपरेशन से डेवलप होता है। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट न होने के कारण हमारे अंदर एक जाति दूसरे जाति का भय लेके चलती है, वो उसके प्रोग्रेस के लिए हानिकारक हो सकता है। और ये भय अगर निकालना है तो हमें ट्रस्ट निर्माण करेगा, भरोसा निर्माण करना पड़ेगा, और जाति उपजातियों को साथ में लाना पड़ेगा, तभी जाके। और ट्रस्ट ऐसे ही डेवलप नहीं होगा, पहले हमें खुद को, ऑर्गेनाइजेशन को उनके अंदर हमें सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हमारे ऊपर वो भरोसा रख सकते हैं। कम्युनिकेशन, वी आर लैक इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे अंदर, बहुजन समाज के अंदर, जाति उपजाति के अंदर, और जो इंटेलेक्चुअल्स है उनके अंदर भी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन न होने का कारण हम कोऑपरेशन का अभाव होना है, सहकारिता का अभाव होना है। और हम शेयरिंग करने में कम है, जो समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, ऐसे विचारों का शेयरिंग, ऐसे चीजों का शेयरिंग, अच्छी चीजों का शेयरिंग हम करने में कम पड़ते हैं। We are lagging behind, and because of we are non-competent to digest the cooperation principles and cooperation skills. तो सहकारियों, इसे अगर कॉपरेशन को लाना है तो ये सब चीजें हमें अपने खुद के अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और एक मॉडल बनकर समाज को भी हम वो इंप्लीकेट करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो सहकारियों, इसी के साथ कंसर्न फॉर कम्युनिटी, हम कम्युनिटी के बारे में कम सोचते हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। पहले जो महापुरुष थे खुद के बारे में कम सोचते ही नहीं थे, समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था, और इसी के लिए उस बदौलत आज हम एक दूसरे के सामने बोल पा रहे हैं। दैट इज द फ्रूट। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर, हम जो एक्सपेक्टेशन फॉर द कॉज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट, उसमें कम पड़े। कॉमन पार्टिसिपेशन, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लोगों को कॉल करके बुलाना पड़ता है। एक वॉलंटरी सेल्फ मोटिवेट करके आने वाले लोग बहुत ही कम है, परसेंटेज कम है। पॉजिटिव कंपटीशन में कम है। सहकारियों, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है बहुजन समाज की, लेग पुलिंग टेंडेंसी, एक दूसरे के पैर खींचना। और ये जो हम महाराष्ट्र में इसको खेकड़ा टेंडेंसी बोलते हैं, खेकड़ा प्रवृत्ति बोलते हैं। अगर ये बहुजन समाज में जाती है तो 90% हमारी बीमारी कम हो जाएगी, और उसके बदले में हमें पॉजिटिव कंपटीशन लाना पड़ेगा। और कलेक्टिव एजीओ, यानी कि ये जो एम गोल ऑब्जेक्टिव्स है कॉमन, सिर्फ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन लोग इकट्ठा आना चाहिए, कलेक्टिव कॉमन गोल होना चाहिए। कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस, हम एक दूसरे का इमोशंस, भावनाएं अच्छी तरह से समझकर उसे कंस्ट्रक्टिव बनाकर
हम उसके लिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में उसका उपयोग कैसे ला सकते हैं, इसमें इसको समझने में सक्षम नहीं है, कम पड़े हैं। कोऑपरेटिव डिसीजन, हम इकट्ठा होके कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेने में कम पड़े हैं। इसी के कारण हमें एक कोऑपरेशन का, एक सहकारिता का अभाव हमारे अंदर हमें दिखता है, और इन चीजों में कम है। और जो चीजों हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जिन चीजों में हमें आगे होना चाहिए उसमें कम है, और जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें हम आगे हैं। तो कौन सी चीज है ऐसी आगे? वी आर अहेड ऑफ कॉम्प्लिक्शन, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक दो लोग भी अगर एक दूसरे से बोलेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। इसका रीजन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, लाइक माइंडेडनेस नहीं है। और वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि ट्रांजिशन, सोसाइटी बनती कैसे है? सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू ट्रांसमिशन। सोसाइटी, समाज बनता कैसा है? समाज बनता है ट्रांजिशन से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिशन किसका होना चाहिए? मीन्स हैबिट ऑफ फीलिंग, हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड हैबिट ऑफ एक्टिंग। हैबिट ऑफ फीलिंग, हैबिट ऑफ थिंकिंग, हैबिट ऑफ डूइंग, ये तीन चीजों का एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए चीजें। उसका अभाव होने के कारण इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं, कॉम्प्लिक्शन आता है हमारे अंदर। अगर ये तीन चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी तो डेफिनेटली लाइक माइंडेड पीपल बनेंगे, लाइक माइंडेड समाज बनेगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग आएगी। और ये अगर दो क्वालिटी समाज के अंदर, हमारे इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, हमारे अंदर निर्माण होती है तो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है सहकारियों, इन चीजों का हमारे अंदर, हमारे बहुजन समाज के अंदर अभाव है। और कॉन्फ्लिक्शन, उसका कारण, ये कॉन्फ्लिक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ये मतभेद है, और कॉम्प्लिक्शन ये प्रक्रिया है जो कॉन्फ्लिक्ट निर्माण करती है हमारे बहुजनों के अंदर। और उसको कम करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया मतभेद होने के लिए रुकाती है, उसे नष्ट करती है। Wherever there is a confliction, there will be no cooperation. जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां कोऑपरेशन नहीं होगा। तो सहकारियों, ये मतभेद होना, ये सहकारिता का अभाव होने के लिए कारण है, कॉज है। ये कॉन्फ्लिक्ट से हमें बहुत ही दूर रहना पड़ेगा। और डीकॉन्फ्लिक्शन प्रोसेस हमारे अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी। Conflict management is the process of limiting the negative aspects of conflict while increasing the positive aspects of conflict. मीन्स एक पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे। डी कॉन्फ्लिक्ट ये ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर जो भी मतभेद है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे कम करने में मदद करेगी। द एम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट is to enhance learning and group outcomes including effectiveness or performance in an organizational setting. सहकारियों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक टूल है, मतभेद कैसे दूर करेंगे, ये टूल हमें हमारे अंदर इंक्लेट करना पड़ेगा, निर्माण करने पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उस तरह से हमें बिहेव भी करना पड़ेगा। डी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से ये टूल लेके हम एक ग्रुप का आउटकम क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, व्हाट इज द इन विच डायरेक्शन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन गोज, उस डायरेक्शन में हमारा ये टीम, हमारा ये ग्रुप जा रहा है या नहीं रहा। वो ये ग्रुप मींस ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से अगर हम सीखते हैं तो हमारा डायरेक्शन प्रॉपर होगा, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होगा, और हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो वक्त खराब होता है, एनर्जी खराब होती है मतभेद में, वो हम सेव करेंगे, बचा सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे दूर कर सकते हैं? टेक टर्न टू टॉक ईच अदर। जो भी समस्याएं हैं, खुले दिल से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, शांत रह के, स्टे काम, कॉम्प्रोमाइज, तड़जोड़ करना भी हमें आना चाहिए। वी शुड नॉट बी द विक्टिम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रैप, देन हम एक कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकते हैं। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ बाय असर्टिव, ऑलवेज हमें पॉजिटिव दृष्टि से दूसरों का ओपिनियन भी लेना, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और प्रेजेंट में व्हाट इज हैपनिंग,
पूरा ध्यान हमारे प्रेजेंट में होना चाहिए। लर्न टू फॉरगिव, हमें फॉरगिव करना भी आना चाहिए। हमारा ओपिनियन क्या है अच्छी तरह से हमें समझना, अंडरस्टैंड होना चाहिए, और दूसरों को अच्छे से एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए। नहीं तो हम बोलते हैं एक और दूसरा कुछ अलग समझ रहे हैं, इसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होता है सहकारियों। डोंट लीव द प्रॉब्लम, कौन सा भी प्रॉब्लम ऐसा ही छोड़ना नहीं चाहिए जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक उसके प्रॉब्लम के साथ हमें रहना है, उसका स्टडी करके एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ही उसे छोड़ देना चाहिए। कंट्रोल ओवर एंगर, हमारे अंदर का जो गुस्सा है उसे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ निकालना है कहाँ नहीं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, हमें एक गुड लिसनर भी होना जरूरी है सहकारियों। ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर समाज के अंदर है, ये इसके कारण ये रूट है हमारे समाज के अंदर सहकारिता का अभाव होने का। तो सहकारियों, फ्रैटर्निटी, हम पहले ही बिखरे हुए हैं, ये षड्यंत्र पॉलिसीज ऐसी बनती है डे बाय डे कि हमें वो बिखराती है, फैलाती है, आइसोलेट करती है, कौन सी भी पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, और इसके कारण हमारे अंदर सॉलिडेरिटी नहीं है, फ्रैटर्निटी नहीं है, बंधुता नहीं है। और क्रिएशन ऑफ फ्रैटर्निटी अमंग द बहुजन कास्ट इज अ नेसेसिटी ऑफ टाइम। सहकारियों, 10th-11th अक्टूबर में 1998 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस हुई थी मलेशिया में, उसमें ये इनॉग्रल स्पीच दिया था महानायक कांसीराम जी ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्रिएशन ऑफ फ्रैटर्निटी अमंग द बहुजन्स कास्ट इज अ नेसेसिटी ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट हमें फ्रैटर्निटी का अभाव बहुजन समाज में दिखलाता है, दर्शाता है, और उस अभाव को हम कैसे नष्ट करेंगे वो हमें काम करना है थ्रू पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम से। और टू क्रिएट फ्रैटर्निटी इन वेरियस कास्ट कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, और उसीलिए हमें ये कोऑपरेशन, सहकारिता की जरूरत है, नीड है, गरज है। इन व्हाई कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड इन 21st century to create fraternity in बहुजन समाज, to destroy this disease of the caste in बहुजन समाज, कोऑपरेशन, सहकारिता की जरूरत है सहकारियों। नॉन इफेक्टिव इन कोऑपरेशन स्किल, इसी के साथ साथ ये जो कोऑपरेशन स्किल्स है वही हमें पता नहीं है, उसमें हम लर्निंग में, एक्टिंग करने में हम कम पड़े हैं, एक्शन लाने में कम पड़े हैं। कोऑपरेटिव स्किल इज द स्किल टू सेट यू नीड टू एबल टू कोऑपरेट इफेक्टिवली। कोऑपरेशन स्किल हमारे अंदर आती है तो हम एक दूसरे से, एक जाति के जो उपजातियां है, सब कास्ट है, वो भी इकट्ठा आएगी, और जो मेन जातियां है वो भी इकट्ठा आ सकती है। इतनी बड़ी ताकत ये कोऑपरेटिव स्किल में है सहकारियों। वर्क विथ अदर्स इन अ कलेक्टिव नॉन हायरार्किकल डेमोक्रेटिकली मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें किधर भी ये कास्ट का जो थीम है, कल्पना है, उसको ही किल करने वाली प्रक्रिया है कोऑपरेटिव स्किल। उसे हमें सीखना पड़ेगा, हमारे अंदर डेवलप करने पड़ेगा, और समाज को सिखाना भी पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसी के कारण अशोका द ग्रेट अपने समाज में, अपनी प्रजा में एक कोऑपरेशन, सहकार, एबिलिटी टू कोऑपरेट करने वाली कम्युनिटी निर्माण की, और इसी के कारण कम से कम पुलिस दल से उन्होंने अपना काम चलाया, कम से कम खर्चा उन्होंने पुलिस दल पे काम किया। इतना बड़ा जो राज्य था, उनकी सीमाएं अफगानिस्तान, ईरान तक गई थी, उसके बावजूद भी ना आंतरिक विद्रोह हुआ, ना परकीय विद्रोह हुआ। इसका कारण है सहकारिता। उन्होंने समाज के अंदर, अपने लोगों के अंदर एक दैट वाज द गवर्निंग कम्युनिटी में उनको चेंज किया था। वो जो समाज था वो एक प्रशासन करने वाली कम्युनिटी बनाई थी, और उसका कारण था ये सहकारिता के मूल्य उनके अंदर बिजो गए थे इन द पीरियड ऑफ अशोका द ग्रेट। तो सहकारियों, ये इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है बहुजन समाज की। भावनामय होके हम कुछ भी करते हैं, वो जो हमारे अंदर भावना उत्पन्न होती है उसे अच्छे से आइडेंटिफाई करके उसका उपयोग अच्छी कंस्ट्रक्टिव भावना में कैसे करें, दैट इज नथिंग बट इमोशनल इंटेलिजेंस। वो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं है। इसका कारण है हम एजिटेट होते हैं, कुछ भी अन्याय, अत्याचार होते हैं हमारे समाज के ऊपर, करवाए जाते हैं,
और उसमें हमें भगाया जाता है, उसमें हमारा एनर्जी, हमारी मैन पावर, मनी, सब जो एम क्यूब है उसमें वेस्ट हो जाता है, और हम प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है वो ढूंढने में कभी कामयाब नहीं होते हैं। ऊपर की ऊपर ये मलम पट्टी में ही हम सुख मान लेते हैं, उसमें ही हमें गोल दिखता है। एक्चुअली दैट इज नॉट द फैक्ट। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, और इसका उपयोग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के समाज परिवर्तन प्रोसेस के लिए, प्रक्रिया के लिए हमें अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा सहकारियों। ओके, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और हमने ये सब डिस्कस किया है। और सहकारियों, हमारे पास भोजनों के पास अलग, हर एक जाति जाति आप अपना एक उद्देश्य लेके ऑर्गेनाइज होती है। उपजातियां अपना एक अलग अलग उद्देश्य लेके इकट्ठा होती है कुछ टेम्पररी समय तक, लेकिन ये सब जातियों का अगर कॉमन पर्पस होगा, कॉमन पोजीशन होगा, तब जाके ये जातियां इकट्ठा हो सकती है, फ्रेटर्निटी क्रिएट हो सकती है सहकारियों। और इसका उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट में दिया है। वो बोलते हैं, वो लिखते हैं उसमें, मेन कंस्टिट्यूएंट अ सोसाइटी बिकॉज दे हैव थिंग्स इन कॉमन। समाज बनता कब है कि जब उन्हें कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो कॉमन प्रॉपर्टी का जतन, उसको मेंटेन करने के लिए समाज इकट्ठा होता है और समाज निर्माण भी होता है कॉमन प्रॉपर्टी होने के बाद। लेकिन to have similar things is totally different from possessing things in common. थिंग कॉमन होना और possess करना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। सिमिलर थिंग, टू हैव सिमिलर थिंग्स, मेरे पास एक चीज है, आपके पास एक चीज है, अलग अलग होना कॉम अलग बात है। मेरे पास लैपटॉप है, धीमंत राजाराम सर के पास एक लैपटॉप है, वो उसकी अलग केयर करेंगे, मैं मेरे लैपटॉप की अलग केयर करूंगा, जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। ये चीजें अलग होना अलग बात है। लेकिन हम 10-12 लोग जो जुड़े हैं, 24 लोग, इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, पे बैक टू द सोसाइटी। हम ये पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम, समाज ऋण भुगतान प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग लाइफ मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए एक हमारे पास कॉमन उद्देश्य है। इट इज अवर कॉमन प्रॉपर्टी। तब जाके हमारा ये समाज बनेगा, एक कम्युनिटी बनेगी, जिसके कारण हम एक दूसरे के पास एबिलिटी टू कोऑपरेट करने की क्षमता निर्माण होगी। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बोलते हैं कि ये हिंदुत्व, ये जो है वो हिंदू एक सोसाइटी ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कॉमन प्रॉपर्टी ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है, इसे समाज कैसे बोलेंगे। उन्होंने कभी वो हिंदू को समाज के रूप में ना माना, ना देखा। अगर हमें बहुजनों को इकट्ठा करना है तो ये कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन पोजीशन करना बहुत ही जरूरी है, और इसका अभाव हमारे अंदर सहकारिता का अभाव निर्माण करता है। कॉमन पोजीशन हमारे पास नहीं है। द कास्ट सिस्टम prevents common activity, and by preventing common activity it has prevented Hindus from becoming a society with unified life and consciousness of its own being. ये हिंदू कभी समाज ही नहीं बन सकता है, क्योंकि उनके पास कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। कॉमन प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इनर्शिया ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर कॉमन प्रॉपर्टी कभी होने ही नहीं देता है। और इससे अगर बाहर जाना है, अगर कॉमन प्रॉपर्टी हमें बनाना है, तो कल्चर ऑफ कास्ट से हमें छुटकारा पाना होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। सहकारियों, यहां तक हमने देखा कि हम हमारे बहुजनों के अंदर व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कोऑपरेशन का अभाव क्यों है, और ये अभाव अगर निकलना है तो अभाव की पूर्ति हम कैसे कर सकते, ये दोनों चीजें अब तक हमने डिस्कस की है। दूसरा पार्ट हम देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा बहुत हम इस पे ऊपर गौर करेंगे, ज्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ना जाना चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन मॉडर्न पीरियड। सहकारियों, ये यूरोप में और फ्रांस में चालू हुआ 19th सेंचुरी में, और इसमें 1498 में एक शोर पोर्टर सोसाइटी के नाम से वर्ल्ड फर्स्ट कोऑपरेटिव ऐसी ये दावा करती है। और दूसरा एक डॉक्यूमेंटेड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्थापित हुआ 1769 में। फेनविक करके एक प्लेस है,
विलेज है जो स्कॉटलैंड में है, उसमें ये फाउंड हुआ था। इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मिला 1769 में। उसके बाद 1830 के आसपास जो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट हुए वो सब लगभग फेल हुए, ज्यादा कोई लॉन्ग लाइफ चला नहीं। उसके बाद 1840 तक ही ऐसी दशा रही, ऐसी स्थिति रही। लेकिन 1840 के बाद ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स थोड़ा देर समय तक जिंदा रहा, चलते रहा, और कॉपरेशन का महत्व हर पूरी दुनिया को जानना पड़ा या उसके ऊपर करना पड़ा। फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, पीस इन द वर्ल्ड, फॉर दैट कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड। सहकारिता का गरज है, सहकारिता की जो गरज है वो निर्माण हुई 1840 के बाद। पहले से थी लेकिन उसका ज्यादा महत्व हम दुनिया ने जाना 1840 के आसपास। द Rochdale Society of Equitable Pioneers was a group of 10 viewers और 20 others। उन्होंने 1844 में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, जिसमें एक 10 कामगार थे और बाकी के 20 लोग उसमें शामिल हुए थे। इसीलिए रॉबर्ट ओवेन को फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा गया। दुनिया में, वर्ल्ड में फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट किसे कहा गया? रॉबर्ट ओवेन को। क्योंकि इनके अंदर इन्होंने देखा कि जो इंडस्ट्रीज थी, लगभग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, क्योंकि कपड़ा ये जो रिक्वायरमेंट थी वो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। और ब्रिटिश भी हम इसका देखते हैं, ब्रिटिश भी जब इंडिया में आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए। इंडस्ट्री के कारण ये कोऑपरेशन को बढ़ावा मिला, सहकारिता को बढ़ावा मिला। और इनके रॉबर्ट ओवेन, इनके माइंड में बहुत सारी आइडियाज थी। वो वर्कर्स है इंडस्ट्री में जो कामगार है, वो कामगार अच्छी तरह से कैसे रहेंगे, इन्होंने ये सोचा, ये आइडिया उनके माइंड में थी। इनके जो बच्चे थे वो उनकी पढ़ाई कैसी, किस तरह से हम पूरी कर सकते, क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकते, स्कूल निर्माण कैसे किए जा सकेंगे, उनके लिए अच्छे घर कैसे निर्माण किए जाएंगे, उनकी वसाहत, छोटे छोटे लोकल कॉलोनीज कैसे निर्माण किए जाएंगे, ये सारी चीजें इन्होंने सोची और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद ये प्रयोग उन्होंने स्कॉटलैंड, न्यू लैनार्क में भी किया। और एक उन्होंने फर्स्ट कोऑपरेटिव स्टोर, जो फर्स्ट कोऑपरेटिव स्टोर दुनिया में माना जाता है, ये इनके नाम पे आता है, रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने ये फाइंड किया। और इनके माइंड में जो कल्पना थी, एक विलेज ऑफ कोऑपरेशन, एक मींस ऐसा विलेज निर्माण किए करेंगे जो सहकारिता के ऊपर ही निर्माण हो सकता है। तो अगर हम सोचेंगे, जितना भी कोऑपरेशन का हमें पता है, वो कोऑपरेशन को माइंड में रख के एक ऐसे गांव की, विलेज की अगर कल्पना करेंगे तो दैट विल बी पैराडाइज, वो नंदनवन हो सकता है सहकारियों। ये कल्पना थी रॉबर्ट ओवेन की। वो उसमें फेल हुए, लेकिन वो कल्पना उन्होंने की और उस आइडिया को एलैबोरेट किया, इंप्लीमेंट किया, कामयाब किया डॉक्टर विलियम किंग इन्होंने। ये जो भी आइडियाज थी माइंड में, जो रॉबर्ट ओवेन के माइंड में, डॉक्टर विलियम किंग ने वो आइडियाज प्रैक्टिकली जमीन पे उतारने की कामयाब कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहे, यशस्वी रहे। He made success. He made ideas of Robert Owen more workable and practical. और उन्होंने एक पीरियोडिकल मैगजीन भी निकाला जिसका नाम था द कोऑपरेटर, और ये फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ, मींस एडिटेड एडिशन इसका फर्स्ट मई ऑफ 1828 में। और इसके द्वारा उन्होंने समाज में कोऑपरेटिव फिलॉसफी, सहकारी का तत्वज्ञान क्या होता है, और प्रैक्टिकल एडवाइस, अलग अलग उस समय जो भी समस्याएं थी, उस समस्याओं का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये कोऑपरेशन के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते, वो समाज में लोगों को देने की कामयाब कोशिश की। और उन्होंने एडवाइस किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे समाज में ये जो प्रक्रिया है सोशल एंडोस्मोसिस के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सहकारियों। इन्होंने एडवाइस किया, ही एडवाइज पीपल नॉट टू कट देमसेल्व्स ऑफ फ्रॉम सोसाइटी बट रादर
टू फॉर्म अ सोसाइटी विद इन अ सोसाइटी। अक्सर हम मानते हैं कि ये कॉपरेशन सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का ही कॉपरेशन है, बल्कि इसका बेस ऐसा नहीं सहकारियों। इन्होंने सजेशन दिया कि ये कॉपरेशन हमें समाज से दूर नहीं करता है, बल्कि समाज से इकट्ठा होके एक समाज बनाने की प्रक्रिया है। इतना बड़ा कॉपरेशन का महत्व संदेश उन्होंने उस 1828 के बाद अपने मैगजीन के थ्रू लोगों को दिया। मीन्स समाज बनाने में ये सहकारिता के मूल्य और तत्व कितने उपयोगी हो सकते हैं, ये उन्होंने तभी जाना था। और हम अगर प्रैक्टिकली आज उनको जमीन में उतारने की कोशिश करेंगे तो समाज परिवर्तन होना कुछ दूर की बात नहीं है सहकारियों। Cooperative enterprises were formed successfully, followed Rochdale, and International Association was formed in 1895. और ये बहुत अलग अलग मूवमेंट्स थे, लोकल अलग अलग, वो इकट्ठा होके इंटरनेशनल एसोसिएशन भी बना 1895 में सहकारियों। तो ये लगभग थोड़ा सा हमने गौर किया है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। उसके साथ साथ ये वुमेन्स का भी मूवमेंट तभी भी चालू था। वुमेन्स का हम देखते हैं कि अशोका ने भी वुमेन्स के लिए उतना ही उत्तरदायित्व निभाया जितना पुरुषों के लिए निभाया था। अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग एक विशेष ध्यान उन्होंने स्त्रियों के ऊपर, लेडीज के ऊपर दिया था। उसी तरह ये एलाइस अकलैंड और एक टीचर थे लॉवरसन, इन्होंने दोनों ने इकट्ठा होके एक नीड करके वुमेन्स के लिए 1883 में वुमेन्स लीग फॉर द स्प्रेड ऑफ कोऑपरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वुमेन्स लीग फॉर द स्प्रेड ऑफ कोऑपरेशन इन 1883 में उन्होंने बनाया। बाद में ये इसको बढ़ावा मिलते मिलते लॉन्ग लाइफ हुआ और ये बढ़ती गई और उसका नामकरण हुआ वुमेन्स कोऑपरेटिव गिल्ड, वुमेन्स कोऑपरेटिव गिल्ड। और ये लगभग 1902 तक, 1902 तक ये रही। द गिल्ड आल्सो ओपन द सुंदरलैंड कोऑपरेटिव स्टोर, जो पहले बनाया था। इन्होंने, ये दूसरा एग्जांपल है दुनिया में, वुमेन्स कोऑपरेटिव गिल्ड ने जो स्टोर बनाया सुंदरलैंड करके, कोऑपरेटिव स्टोर क्रिएटेड फॉर पुअर वर्किंग क्लास वुमन, ये महिलाओं के लिए इन्होंने ये स्टोर ओपन किया। तो हम देखते हैं कि वुमन भी तब एक्टिव थी फॉर कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। और उसके बाद आईसीए हमने देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसे हम आईसीए कहते हैं। 1895 19th ऑफ अगस्त बराबर 10 दिन के बाद इसका बर्थडे आएगा सहकारियों। आज 19th ऑफ 1895 में ये बनी थी। ये सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सहकारियों, जिसके 312 सदस्य है। 312 सदस्य अलग अलग 109 कंट्रीज से, अलग अलग 109 देश इसके सदस्य है। और वो देशों से, वो उस कंट्रीज से 312 मेंबर्स आर ऑफ दिस आईसीए आज तक। और ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में, दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो पहले महायुद्ध के बाद भी टिकी और दूसरे महायुद्ध के बाद भी टिकी। और इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है दुनिया में पीस लाना, डेमोक्रेसी और नॉट पॉलिटिक्स। 3 चीजों के ऊपर ये काम करती है ऑर्गेनाइजेशन आईसीए। पीस, दुनिया में शांतता लाना, पीस निर्माण करना, लोकतांत्रिकता लाना, और विदाउट पॉलिटिक्स जब दुनिया को सुंदर बनाना, पीसफुल बनाना, वेलफेयर स्टेट बनाना टू द वर्ल्ड, ये इसका लक्ष्य है सहकारियों। अब हम देखते हैं अगर ये कॉपरेशन कहां भी है, हिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया, इंडिया का सहभाग क्या है ये कॉपरेशन मूवमेंट में सहकारियों। अगर हम अच्छी सी स्टडी करते हैं तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया जस्ट लाइक चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, बहुत तकलीफों से मिस जो सहन रहा है तकलीफें, ऐसा अगर बच्चा है उस तरह का एक कोऑपरेटिव मूवमेंट का मिस चित्र हमारे भारत में है सहकारियों। द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हमारे इंडिया में बनी
1904 में 1904 द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज पास्ड इन 1904 और उसके बाद ये एक्ट का अमेंडमेंट हुआ 1912 में टू परमिट फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन क्रेडिट। पहले 1904 में सिर्फ क्रेडिट को सोसाइटी का फॉर्मेशन होता था, इस्टेब्लिशमेंट होता था। 1912 में उसे ये जो कमी थी उसे दूर करके हर एक सोसाइटी, हर एक जन विदाउट अदर देन क्रेडिट हम सोसाइटी बना सकते, ऐसा अमेंडमेंट हुआ और सब सोसाइटी बनी, लेकिन वो कागज के ऊपर ही रही, समाज के अंदर जमीन पे नहीं उतरी और इसीलिए सहकारिता का अभाव हमारे अंदर एज इट इज रह गया। और इन 1951 RBI appointed a committee with the terms of guidance to serve of all India rural credit society। जो भी क्रेडिट जो ऑडिट होता है ये 1951 से होता है सहकारियों। तो सहकारियों जो मूवमेंट है इंडिया में, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड इन डिस्ट्रेस। तकलीफों से हुआ सहने वाला जो बच्चा है, उस तरह की हालत मूवमेंट की इंडिया में है। सहकारियों आफ्टर हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हम देखते हैं कोऑपरेशन का डेफिनेशन बाय डिफरेंट, जो अलग अलग विद्वानों ने जो इसे डिफाइन किया, इसकी व्याख्या की है, उसके ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। फर्स्ट माइकल आर्गाइल, इनकी ये व्याख्या है, एक्टिंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेट वे एट वर्क, लेजर और इन अ सोशल रिलेशनशिप इन परस्यूट ऑफ शेयर्ड गोल्स, द एंजॉयमेंट ऑफ द जॉइंट एक्टिविटी और सिंपली फर्दरिंग द रिलेशनशिप। माइकल आर्गाइल इसकी व्याख्या ऐसा करते हैं, एक्टिंग टुगेदर, एक साथ काम करना, किसके लिए? एट वर्क, जब हमें लेजर टाइम मिलता है, और सोशल रिलेशनशिप के लिए, और कुछ शेयर्ड गोल्स है, कॉमन गोल्स है, उसे अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ पूरा करने के लिए, या ये जो नाता बना है, जो रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन करने के लिए जो हम एक्ट करते हैं उसे कोऑपरेशन कहते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। एक माइकल आर्गाइल की व्याख्या। दूसरी तालमा की, इनकी व्याख्या, कोऑपरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ पर्सन वॉलंटरीली एसोसिएट विथ अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाय ऑनेस्ट मीन्स। तालमा की इनकी एक व्याख्या ऐसी है कि हम इच्छा के साथ, स्वयं इच्छा से इकट्ठा आते हैं, एसोसिएट विथ अदर्स, दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, किसके लिए? समानता के बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारा जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, कॉमन नीड, उसे पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ इकट्ठा होते हैं और रहते हैं और वो गोल कंप्लीट करते हैं। ये है तालमा की व्याख्या, उसे हम सहकारिता बोलते हैं। बोलो एक, इनकी एक व्याख्या है, कोऑपरेशन is a voluntary concern with equitable participation and control among all concerned in an enterprise। ये एक ऐसा उपक्रम है जिसके हम खुद के इच्छा से दूसरों के साथ इकट्ठा होते हैं और कंट्रोल भी हम एक साथ मिलकर करते हैं, उसे हम सहकारिता कहते हैं। होलोयाक, इनकी ये व्याख्या है। नाउ काल्वर्ट, इन्होंने एक व्याख्या, सहकारिता की व्याख्या ऐसी बताई है, अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन person voluntarily associate together as human being on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves। ये लगभग सभी व्याख्या एक दूसरे के साथ मिलती है, पैरेलल है, थोड़ा बहुत फर्क है। मिस्टर एच काल्वर्ट ये भी ऐसा डिफाइन करते हैं कि ऐसा एक संगठन जो जिसमें हर एक व्यक्ति अपना इच्छा से अपनी इकट्ठा हो रही है, इक्वलिटी के बेस के ऊपर, समानता के बेस के ऊपर, और अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसे पूरा करने के लिए उसे ये उनमें इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा संगठन वो कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव सहकारिता का संगठन कहते हैं। सहकारिता डॉक्टर CR फे इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, एन एसोसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ जॉइंट trading, organizing or originating among the weak and conducted always in an unselfish spirit। सहकारियों ये unselfish spirit यहां गौर करिए, on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership may share in its rewards in promotion to the degree in which they make use of their association। सहकारियों एक ये डॉक्टर
CR फे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वर्ड यहाँ यूज किया है, हमारे लिए वो ज्यादा उपयोगी है। अनसेल्फिश स्पिरिट से अगर हम ये सोशल मूवमेंट में काम करेंगे तो कामयाबी ज्यादा दूर नहीं होगी सहकारियों। इसकी ये व्याख्या ऐसे करते हैं, हम एसोसिएट होते हैं व्यापार के लिए, और जो हमारे अंदर कमतरता है उसी पूर्ति करने के लिए। और कैसे आते हैं, हमारी भावना उस समय क्या होती है, एक निस्वार्थी भाव से हम इकट्ठा होते हैं, तब जाके ये कोऑपरेशन का ये संगठन कहा जा सकता है। ऐसा ये डेफिनेशन डॉक्टर CR फे इन्होंने किया है। पॉल लैम्बर्ट, इनकी ये डेफिनेशन बहुत पॉपुलर हुई थी उस समय, पॉल लैम्बर्ट, और ये एक लीडिंग अथॉरिटी मानी जाती है कोऑपरेटिव वर्ल्ड में। इसका ये डेफिनेशन देते हैं, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एंटरप्राइज formed and directed by an association of users applying itself the rules of democracy and directly intended to serve both its own members and the community as a whole। सहकारियों, अगर हम पहले के व्याख्याएं देखते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं, उसमें कहीं भी कम्युनिटी वर्ड आया नहीं। यहाँ ये फर्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ कम्युनिटी वर्ड आया है। मींस ऐसे लोग अपनी इच्छा से अपनी कॉमन गोल को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, बल्कि साथ साथ वो समाज का भी उत्तरदायित्व निभाते हैं। ऐसा संगठन कोऑपरेशन संगठन कहलाया जाएगा। ये डेफिनेशन है पॉल लैम्बर्ट की। मींस सर्व इंटेंडेड सर्व बोथ इट्स ओन मेंबर्स एंड द कम्युनिटी एज अ होल। वो संगठन के सदस्यों का भी ख्याल रखेगी, साथ में साथ जो सराउंडिंग आजू बाजू जो कम्युनिटी है, समाज है, उनका भी ख्याल रखेगी। ये डेफिनेशन की है डॉक्टर पॉल लैम्बर्ट इन्होंने। इसके भी और मेहता, TL मेहता, ये भी एक जाने माने स्टडी करने वाले ऑफ कोऑपरेशन फील्ड में माने जाते हैं। कोऑपरेशन इज अ वास्ट मूवमेंट which promotes voluntary association of individuals having promotions, common needs, combines toward the achievements and common economic ends। जो हमारी common needs है, इकोनॉमिकल, ऐसी मूवमेंट्स के लिए इकट्ठा होने वाले लोग अपनी इच्छा से साथ काम करेंगे, एक दूसरे का केयर करते हुए। ये व्याख्या मेहता, मिस्टर मेहता इन्होंने की है। और ये सब व्याख्याओं के बाद दुनिया मानती है एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है ICA की डेफिनेशन, उसके ऊपर भी हम गौर करते हैं। ये 9 डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन बाय ICA। A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise। ये एक ऐसा संगठन है जो संगठन स्वायत्त है, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं अपनी इच्छा से। किसके लिए इकट्ठा होते हैं? टू कंप्लीट, अपनी जो सोशल नीड है, सामाजिक जरूरतें पूरी करने के लिए, अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए, और अपनी सांस्कृतिक जरूरी नीड्स पूरी करने के लिए, जो भी जरूरतें हैं, गरज पूरी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और ये संगठन पूरा इकट्ठा होके लोकतांत्रिक पद्धति से कंट्रोल, नियंत्रित किया जाता है। ऐसा ये संगठन बोला गया है सहकारिता का संगठन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। इट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय इन ICA। सहकारियों, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट देखने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ कोऑपरेटिव अप्रोच ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। क्यों कहते हैं हम कि कोऑपरेशन इज अनदर नेम फॉर आम्बेडकरिज्म? इसका आंसर इससे हमें मिल सकता है सहकारियों। 2 पॉइंट्स है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले हम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज देखते हैं सहकारियों। ये सबमिट किया गया था। इट इज अ मेमोरेंडम ऑन द सेफगार्ड्स फॉर द शेड्यूल कास्ट सबमिटेड टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दिया था 15 मार्च 1947 को। इसमें अगर हम स्टडी करेंगे तो ये लगभग फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत सारी चीजें इसमें आ गई है। अगर ये पूरी की तरह पूरी इंप्लीमेंट होता था तो आज
हमारे अंदर जो हम देखते अभाव, सहकारिता का अभाव, वो नहीं दिखता था। तो सहकारियों, इसमें अलग अलग आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में अलग अलग सेक्शंस है, और वो सेक्शंस में अलग अलग क्लॉजेस है। तो इसमें से ये आर्टिकल 2 में से लिया गया क्लॉज 4, उसमें से थर्ड पॉइंट है एग्रीकल्चर शैल बी द स्टेट इंडस्ट्री। इसमें एक सामूहिक पद्धति कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंप्लीमेंट करने की मांग की गई है। एग्रीकल्चर शैल बी द स्टेट इंडस्ट्री, एक स्टेट इंडस्ट्री, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर। कॉमन एक विलेज इकट्ठा होके अगर खेती करेगा, फार्मिंग करेगा, तो उसका आउटकम बहुत ही अलग होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सोशल रिकंस्ट्रक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन। कल्टीवेशन ऑफ कलेक्टिव फॉर्म्स, ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज में बताया गया था। एक छोटा सा एक ही पॉइंट मैं बता रहा हूं सहकारियों। उसके बाद ये क्लॉज 4 सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 2, उसमें ये लिखा गया है, ये मांग की थी, अपील किया था, द प्लान सेट आउट इन द क्लॉज प्रपोज स्टेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर विद अ कलेक्टिवाइज्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेट सोशलिज्म in the field of industry. It places squarely on the shoulders of the state the obligation to supply capital necessary for the agriculture as well as for industry. सहकारियों, इसका मतलब यह है कि ये जो फार्मर्स थे, जो भी बहुजनों के पास जितनी भी खेती थी, वो खेती एक गांव में 85% तो बहुजन है, तो खेती उनके पास थी, और वो खेती अगर कमिटेटिव वे से करेंगे, कोऑपरेशन के साथ करेंगे, तो वो लोग भी इकट्ठा आएंगे, उनके अंदर डर नहीं रहेगा, एक दूसरे को एक बढ़ावा देंगे, पॉजिटिव कंपटीशन रहेगी, मेंटेलिटी उनकी पॉजिटिव कंपटीशन करने की रहेगी। और इसके साथ साथ ये होगा सोशल रिकंस्ट्रक्शन। अगर इकोनॉमी की पॉइंट से देखते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर इकट्ठा होकर काम करेंगे, डेफिनेटली इकोनॉमिकल आउटकम विल बी इन मल्टीपल, 10 गुना ज्यादा हो सकता है सहकारियों। और ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज में अपील किया था। और और इसका जो नाइदर कंसोलिडेशन फॉर टेनेंसी लेजिस्लेशन कैन बी हेल्प 60 मिलियन ऑफ अनटचेबल्स। ये कॉपरेशन कितने लोगों को, उस समय की ये फिगर है, 60 मिलियंस ऑफ अनटचेबल्स कैन बी बेनिफिटेड बाय दिस कोऑपरेटिंग फील्ड और फार्म वी कैन से। तो इतना बड़ा ताकत इस कॉपरेशन में था। ये कॉपरेशन का महत्व स्टेट एंड माइनॉरिटी से हमें होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपरेशन इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अपने ग्रुप में जो भी सहकारी है, ये टीटीसी के अगस्त 21 के, ये मैंने उसमें शेयर किया है पीडीएफ फाइल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो सहकारियों 1950 बाय रिजोल्यूशन हुआ 1951 में, कमीशन प्रेजेंटेड दिस। उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, ऑब्जेक्टिव, इसमें फर्स्ट चैप्टर है प्लानिंग इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। इकोनॉमी और सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन एंड सोशल रिफॉर्मेशन, सोशल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में दिया गया था। अगर ये एज इट इज इंप्लीमेंट होता था, तो आज बहुजनों की स्थिति कुछ अलग ही होती, अलग ही नजर आती थी सहकारियों। The central objective of planning in India at the present stage is to initiate a process of development which will raise living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life. जो भी रिसोर्सेस है, जो भी सोर्सेस हमारे अच्छा जीने के लिए लगते हैं, वो डेवलप करने की बात इसमें कही गई, और उसके लिए available to the community, and is this which involves economic planning effectively, ऐसा कहा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट टू प्रोसीड फर्दर रीअडेप्टेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये समाज को सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा गया है। अगर इसके गहराई में हम जाएंगे, तो हाउ ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान विल इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, ये हम समझ पाएंगे सहकारियों। Readaptation of social institutions and social relationships thus becomes necessary. अगर हमें आगे जाना है, तो ये समाज को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह व्यक्ति का निर्माण करने की जरूरत है, ऐसा इसमें दिया है। और ये मनुवादियों ने एक
गांव या देश ऐसा कुछ नहीं दिया, उन्होंने जाति को लक्ष्य किया। और डॉक्टर बाबा साहब मिस फुले अम्बेडकर मूवमेंट व्यक्ति का निर्माण करना ये उद्देश्य रखती है सहकारियों। In planning for better economic order, the close interrelation between the technical and social aspects of the process development has to be continually kept in view. Means तब ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विजन किया था how social technology can be used for the social technology, जिसका हम फलित देख रहे हैं आज। Because of this COVID-19 situation, we are sitting together because of this technology, because of the technology। वो विजन तब देखा गया था सहकारियों। तो हम देख सकते हैं सोच सकते हैं कि how the cooperation was be there in the first 5-year plan and state and minorities. While this need for the concentrating effort on more immediate problems, planning implies the readiness on the part of community to view the social process as one whole and to take action designed to save this process along desired lines over a defined period। ये सोशल एक सामाजिक रचना कैसी है और सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार हमें कोऑपरेशन उसके अंदर लाना पड़ेगा, और वो सामाजिक प्रक्रिया है उसे हमें जिस तरह का विजन है उस तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा। 10वां चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव, पहला 7वां और ये 10वां चैप्टर भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि व्हाई, हम क्यों कहते हैं कोऑपरेशन इज अनदर नेम फॉर अम्बेडकरिज्म। उसका आंसर ये है सहकारियों। The principle of mutual aid, which is the basis of cooperative organization, and the practice of the thrift and self-help which sustain it, generate a sturdy feeling of the self-reliance, which is of basic importance in democratic way of life। ये cooperation हमारे अंदर कौन सी भावना लाता है? सेल्फ रिलायंस की, सेल्फ हेल्प की, और ये डेमोक्रेटिक वे की तरफ हमें लेके जाने वाली प्रक्रिया है। इतना बड़ा कॉपरेशन मूवमेंट है सहकारियों। By pooling their experience and knowledge and by helping one another, members of societies can not only find the solutions of individual but also become better citizens। कॉपरेशन मूवमेंट के जो सदस्य है वो खुद की उन्नति कर ही पाएंगे, बल्कि साथ साथ वो एक अच्छे सिटीजन होके राष्ट्र निर्माण करने में, समाज निर्माण करने में सहयोग दे पाएंगे। Freedom of planned development cooperation is an instrument। cooperation हम क्यों कहते हैं? It is a major tool because खुद बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने कहा है operation is an instrument, it is a tool। कैसा टूल है? Retaining some advantages of decentralization and local initiative will aid serve willingly and readily the overall purpose of the directives of the plan। जो कोऑपरेटिव एक मूवमेंट है, जो कोऑपरेशन एक टूल है, जिसके कारण ये सामाजिक प्रक्रिया हम एक समाज परिवर्तन की दिशा में लेके जा सकते हैं सहकारियों। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड द ट्रीटेड नॉट बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को तभी उन्होंने एक अलग सा कहा था कि प्राइवेट सेक्टर विल बी बेनिफिशियल फॉर द बहुजन समाज। और ये ऐसी प्रक्रिया है, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट प्लान इकोनॉमिक एक्शन इन अ डेमोक्रेसी। ये कोऑपरेशन ऐसा टूल है, ये सोशल चेंज भी ला सकता है और इकोनॉमिकल चेंज भी समाज में ला सकता है सहकारियों। एंड increasing measure of responsibility for organizing and financing rural economic development is being shouldered by cooperatives। जो भी कुछ समाज के खंडों पे लेके जाने वाला जो बोझा है प्रक्रिया का, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट लेके जा सकती है। इतनी बड़ी में है कोऑपरेटिव एंड पंचायत। मींस इसमें अगर पंचायत गांव में देखते हैं, गांव के सब लोग इकट्ठा अलग अलग पॉलिसीज में उनको साथ लिया जाएंगे, हर एक काम में अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, तो गांव का नक्शा कुछ अलग होगा और पंचायत का मींस फ्रूटफुल पंचायत ऐसी होगी। इसमें कहा गया है कैन बी द बेस्ट परफॉर्म थ्रू कोऑपरेटिव्स, कैन बी बेस्ट परफॉर्म थ्रू कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग ऑलरेडी हमने इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया है। अंडर कल्टीवेशन डिजायर टू एस्टेब्लिश अ कोऑपरेटिव फार्म, ये कोऑपरेटिव फॉर्म अगर होगा तो इट विल क्रिएट सोशल चेंज एज वेल एज द इकोनॉमिकल चेंज। लेकिन
हमारे भोजनों के पास लैंड तो कभी ना कभी कम होने वाली है, मीन्स एज इट इज रहेगी, वो हमें सेटिस्फाई हम उतनी पूरेगी नहीं। तो उसके बाद बाबा साहब का इशारा था इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में बहुजन समाज जाता है, अगेन इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। और बाबा साहब का कहना ऐसा था कि चेंज नहीं होगा तब तक इकोनॉमिकल रिफॉर्म नहीं होगा। पहले सोशल चेंज होना जरूरी है, उसके बाद ही इकोनॉमिकल चेंज हो सकता है। हम बहुत लोग हमें डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी के लिए कुछ करो, इकोनॉमी के लिए कुछ करो, लेकिन सहकारियों पहले हमें सोशल चेंज लाना पड़ेगा। वो सोशल चेंज लोग जो लाएंगे वो निर्भर रूप से एक इकोनॉमिकल चेंज लाने में कामयाब हो पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेट की तरफ भी उन्होंने इशारा किया था। तो सहकारियों, इसी के साथ ये जो लंबा चौड़ा हुआ जो बातें थी हम यही समाप्त करते हैं। हमें पता है कि ये व्हाई वी आर सेइंग कोऑपरेशन इज अनदर नेम फॉर आम्बेडकरिज्म। और तब जाके ये आज का जो पूरा डिस्कशन था, हमने जो चर्चा की है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे बहुजन समाज में सहकारिता का अभाव है। क्यों है वो भी हमने देखा है, वो अभाव कैसा दूर करना है वो भी हमने चर्चा, उसकी भी चर्चा आज हमने की है। और इसके बाद हम कह सकते हैं द वेलफेयर स्टेट विल बी नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। अगर वेलफेयर स्टेट की निर्मित करनी है तो हमें कोऑपरेशन हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, सहकारिता जीवन में जीना पड़ेगी और बहुजन समाज में कल्टीवेट इनकलकेट करके मीन्स उसे और बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसीलिए सहकारियों हम कहते हैं अशोका का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। अशोका, महान अशोका का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।